अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम BSN थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट पैथोफिजियोलॉजी के यूनिट नंबर 1 जो कि हमारे साथ इंट्रोडक्शन टू पैथोफिजियोलॉजी है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि हम इस लेक्चर को स्टार्ट करें, तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप दोस्तों को टाइम पर मिलती रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स हमारे साथ मौजूद है जिसमें हम मंदजज़ील टॉपिक्स पर डिटेल के साथ बात करेंगे। सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे पैथोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी को कि पैथोलॉजी किसे कहते हैं और पैथोफिजियोलॉजी से क्या मुराद है। इसी तरह से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे पैथोफिजियोलॉजी और इसके साथ साथ हमारे साथ डिफरेंट जो दूसरे टर्मिनोलॉजीज़ है उसको हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हम डिज़ीज़ किसे कहते हैं, डिज़ीज़ के हवाले से बेसिक कंसेप्ट को जो है हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे और डिजीज़ किस तरह से डेवलप्ड होते हैं तो इस पर डिटेल के साथ बात करेंगे। इसके साथ साथ हमारे साथ डिज़ीज़ प्रोसेस के जो 5 कंपोनेंट है जो कि डिज़ीज़ को प्रोड्यूस करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं तो उस पर हम बात करेंगे। और आखिर में फिर हम टर्मिनोलॉजीज प्रेवलेंस, इटियोलॉजी, पैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड आउटकम को डिटेल के साथ क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स आज जाते हैं पैथोलॉजी की तरफ। व्हाट इज़ पैथोलॉजी? पैथोलॉजी किसे कहते हैं? जनरली अगर मैं पैथोलॉजी के हवाले से आप स्टूडेंट्स को बताऊं तो पैथोलॉजी जो है ये 2 अल्फाज से मिलकर बना हुआ एक वर्ड है, जिसमें पहला जो वर्ड है वो है पैथो। पैथो जो पैथोजन से निकला हुआ है, जो कि हमारे साथ वो एजेंट्स होते हैं जो कि डिजीज़ को काज करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड दूसरा जो वर्ड है वो हमारे साथ क्या है, वो हमारे साथ लॉजी है, जिसका मतलब क्या है, जिसका मतलब टू स्टडी है। सो पैथोलॉजी, ये दोनों वर्ड्स को जब हम कंबाइन करते हैं इससे हमारे साथ एक वर्ड बनता है जिसको हम क्या कहते हैं, पैथोलॉजी कहते हैं। सो सिंपल अल्फाज में पैथोलॉजी से मुराद ये है कि ये हमारे साथ साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम पैथोजेंस के बारे में स्टडी करते हैं, उन पैथोजेंस के बारे में स्टडी करते हैं जो कि डिजीज़ को काज करती है और हमारे बॉडी में मौजूद जो ऑर्गन्स होते हैं, जो सेल्स होते हैं, जो टिश्यूज़ होते हैं, उसके स्ट्रक्चर और फंक्शनल को क्या करती है, उसको एबनॉर्मल करती है, उसको डिस्टर्ब करती है। तो इन एजेंट्स के बारे में हम जो स्टडी करते हैं तो इस स्टडी को हम क्या कहते हैं, पैथोलॉजी कहते हैं। यहाँ पर हमारे साथ पैथोलॉजी की कुछ सिंपल डिफिनीशन की गई है जिसमें कहते हैं कि द वर्ड पैथोलॉजी इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पैथोस मीनिंग फीलिंग्स और सफरिंग एंड लॉजी मीन द स्टडी ऑफ। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे साथ जो द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डिजीज इज कॉल्ड पैथोलॉजी। डिजीज़ के बारे में जब हम साइंटिफिकली क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, पैथोलॉजी कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर साइंटिफिक स्टडी वर्ड जो है ये यूज़ हुआ है और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि उनको अभी तक ये पता नहीं है कि साइंटिफिक स्टडी से क्या मुराद है। साइंटिफिक स्टडी ये असल में हमारे साथ एक सिस्टमेटिक और एक ऑर्गेनाइज स्टडी होती है जिसमें साइंटिस्ट एक ख़ास टॉपिक के हवाले से क्या करते हैं, स्टेप वाइज रिसर्च करते हैं। ठीक है, और उस रिसर्च के ज़रिए वो उस ख़ास टॉपिक, उस ख़ास डिजीज़ के हवाले से डेटा गैदर करते हैं। डेटा को गैदर करने के बाद उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, ऑर्गेनाइज करने के बाद उसको एनालाइज करते हैं, एनालाइज करने के बाद उस पर इंटरप्रिटेशन करते हैं, इंटरप्रिटेशन करने के बाद उससे क्या करते हैं, उससे कंक्लूजन निकालते हैं और कंक्लूजन निकालने के बाद उसके जो इफ़ेक्ट है उसको क्या करते हैं, उसको डायग्नोज करते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस पूरे प्रोसेस को साइंटिफिक स्टडी कहते हैं। सो पैथोलॉजी ये असल में हमारे साथ साइंस की वो ब्रांच है जिसमें डिजीज़ के बारे में हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, पैथोलॉजी कहते हैं। Pathology deals with the study of the structural and functional changes in cell tissues and organs of the body that cause or are caused by disease. ठीक है,
जैसे कि मैंने स्टार्ट में ही कहा था कि पैथोलॉजी ये असल में हमारे साथ साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम अपने बॉडी के जो ऑर्गन्स, टिश्यूज, सेल्स होते हैं, तो उन ऑर्गन्स, टिश्यूज, सेल्स के स्ट्रक्चर और फंक्शनल में जो चेंजेस आती है डिजीज़ की वजह से, ठीक है, और उस चेंजेस को असल में हम एबनॉर्मेलिटीज़ कहते हैं, ठीक है, या डिसफंक्शंस कहते हैं, या जो एबनॉर्मल एनाटमी होती है, ठीक है, जो कि डिजीज़ की वजह से काज हुई होती है। तो इन चीज़ों के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? पैथोलॉजी कहते हैं। इसी तरह से हमारे साथ एक दूसरा वर्ड है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी जो है ये भी हमारे साथ दो वर्ड से मिलकर बना हुआ एक वर्ड है। फिजियो मीन फंक्शन, लॉजी मीन टू स्टडी। सो फिजियोलॉजी ये साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स के जो फंक्शन है, बॉडी ऑर्गन्स, जो सेल्स, जो टिश्यूज होते हैं, उनके जो फंक्शन होते हैं, उस फंक्शन के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? फिजियोलॉजी कहते हैं। सो फिजियोलॉजी डील्स विद द फंक्शंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं, जिसमें हमारे साथ ऑर्गन्स आ जाते हैं, सेल्स आ जाते हैं, टिश्यूज़ आ जाते हैं, इसी तरह से हमारे साथ मुख्तलिफ़ किस्म के ग्लैंड्स आ जाते हैं, ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स आ जाते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आ जाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम आ जाता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आ जाते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आ जाते हैं। इसी तरह से हमारे साथ बहुत सारे सिस्टम हैं जो कि हमारे बॉडी में काम कर रहे हैं। तो उनके फंक्शंस के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो इस तरह की जो स्टडी होती है इसको हम क्या कहते हैं? फिजियोलॉजी कहते हैं। इसी तरह से द टर्म्स कंबाइन द वर्ड पैथोलॉजी एंड फिजियोलॉजी। जब पैथोलॉजी और फिजियोलॉजी को हम कंबाइन करते हैं, इन दोनों वर्ड्स को, तो इससे हमारे साथ एक टर्म आता है जिसको हम क्या कहते हैं? पैथोफिजियोलॉजी कहते हैं। अब पैथोफिजियोलॉजी के हवाले से अगर मैं आपको जनरली बताऊं, सिंपल अल्फाज में अगर मैं आपको बताऊं, तो पैथोफिजियोलॉजी से मुराद ये है कि इसमें हम उन एजेंट्स के बारे में क्या करते हैं? स्टडी करते हैं जो कि हमारे बॉडी के जो ऑर्गन, जो सेल, जो टिश्यूज होते हैं, तो उनके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को क्या करते हैं? उसको एबनॉर्मल करते हैं, उसको क्या करते हैं? डिस्टर्ब करते हैं। तो इसके हवाले से भी हम इसमें स्टडी करते हैं, और इसके साथ साथ वो पैथोजन जो कि इस एबनॉर्मेलिटी को काज करती है, तो एबनॉर्मेलिटी को काज करने की वजह से फिर इसकी वजह से हमारे बॉडी पर क्या असरात मुरतब होते हैं, तो इन असरात के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पैथोफिजियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। सो पैथोफिजियोलॉजी डील्स not only with the cellular and organ changes that occur with the diseases, but with the effects that these changes have on total body functions, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने आपको कहा कि पैथोफिजियोलॉजी में ना सिर्फ हम डिजीज़ की वजह से हमारे ऑर्गन्स और हमारे सेल्स में जो चेंजेस आए हुए होते हैं तो उसके बारे में हम सिर्फ स्टडी नहीं करते, बल्कि इन चेंजेस की वजह से हमारी पूरी बॉडी के जो फंक्शन है वो किस तरह से मुतासिर हुए हैं, उसमें किस तरह के चेंजेस वाक़या हुए हैं, तो इसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो इस पूरे स्टडी को हम क्या कहते हैं? पैथोफिजियोलॉजी कहते हैं। So pathophysiology also focus on the mechanism of the underlying disease and provide the background for preventive as well as therapeutic health care measures and practices, ठीक है। ज़ाहिरी बात है, जब हम डिजीज़ के बारे में स्टडी करेंगे कि डिजीज़ की वजह से हमारे ऑर्गन सेल्स पर जो ऑर्गन सेल्स में जो चेंजेस आई हुई है, जो डिस्टर्बेंस आई हुई है, और इसके साथ साथ उस मैकेनिज़्म के बारे में जब हम स्टडी करेंगे कि ये डिजीज़ किस वजह से काज हुए हैं, किस तरह से इसने हमारे बॉडी के फंक्शन को चेंज किए हैं, इसमें अल्ट्रेशन को काज की है, तो इससे फिर हमें ये क्लू भी मिल जाती है कि इसके ज़रिए फिर हम अपनी बॉडी को जो है इस तरह के जो एजेंट्स होते हैं, इस तरह के जो पैथोजेंस होते हैं जो कि हमारे बॉडी में डिस्टर्बेंस काज करती है, तो उससे फिर हम अपने आप को प्रिवेंट भी कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर कभी डिज़ीज़ काज हो जाए तो उस डिज़ीज़ के बारे में फिर हमें पता होता है कि किस तरह से अब हम इस डिज़ीज़ से अपने आप को छुड़ा सकते हैं, इससे हम किस तरह से अपने आप को जो है बिल्कुल वो कर सकते हैं, मतलब अपने आप को किस तरह से दोबारा हेल्दी कर सकते हैं। तो पैथोफिजियोलॉजी को स्टडी करने का हमें ये फ़ायदा भी मिलता है कि हम फिर अपने आप को मुख्तलिफ़ बीमारियों से भी प्रिवेंट कर सकते हैं, और अगर कोई हो जाए तो उसका इलाज भी फिर हम आसानी से कर लेते हैं।
An alternative definition is the study of the biological and physical manifestation of diseases as they correlate with the underlying abnormalities and physiological disturbances। ठीक है, तो इसी तरह से पैथोफिजियोलॉजी की अगर डिफिनीशन की मैं बात करूं तो ऑलरेडी ये हमारे साथ साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम डिजीज़ की वजह से हमारे बॉडी के जो फिज़िकल और जो बायोलॉजिकल सिस्टम में जो चेंजेस साइंस सिम्टम काज हुए होते हैं, जो एबनॉर्मेलिटीज़ काज हुई होती है, तो उसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो इस तरह की जो स्टडी होती है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम पैथोफिजियोलॉजी कहते हैं। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स हमारे साथ एक दूसरा टर्म है जिसको हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। माइक्रोबायोलॉजी ये बेसिकली 3 अल्फाज के मिलाप से मिलकर बना हुआ एक वर्ड है। माइक्रो मीन स्मॉल, बायो मीन लाइफ एंड लॉजी मीन टू स्टडी। सो माइक्रोबायोलॉजी असल में हमारे साथ ये साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, तो इसको हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। माइक्रोबायोलॉजी ये भी ग्रीक वर्ड माइक्रोज से निकला हुआ एक वर्ड है जिसका मतलब स्मॉल है, बायो मीन्स लाइफ एंड लॉजी मीन टू स्टडी। ठीक है, सो इट इज़ द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म विच आर डिफाइंड एज एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट are either as singular cell or cell cluster or has no cell at all. This include eukaryotes such as fungi and prokaryote etc. like bacteria, viruses etc. ऑलरेडी मैंने आपको कहा कि माइक्रोबायोलॉजी से मुराद ये हमारे साथ साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में इसमें हमारे साथ कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो सिंगल सेल पर मुश्तमिल हो या बहुत सारे सेल से मिलकर बने हुए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है, या ऐसी ऑर्गेनिज्म जिसमें कोई सेल ना हो, ठीक है, मतलब ए सेलुलर हो। इसमें हमारे साथ यूकैरियोट भी आ जाते हैं जिसमें फंजाई वगैरह होते हैं, और प्रोकैरियोट में हमारे साथ वायरसेस, बैक्टीरिया, ये अमीबा वगैरह ये हमारे साथ यूनिसेलुलर होते हैं। तो इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो इस स्टडी को हम क्या कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। वायरसेस एंड प्रियन थ्रू दो नॉट स्ट्रिक्टली क्लास एज लिविंग ऑर्गेनिज्म आर आल्सो स्टडीड। इसी तरह से वायरसेस एंड प्रियन जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्लास में इसको काउंट नहीं किया जाता, इसको भी हम क्या करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी करते हैं। ठीक है, Microbiology is a broad term which include virology, mycology, parasitology, bacteriology, immunology and other branches। इसी तरह से माइक्रोबायोलॉजी की अगर हम मज़ीद एक्सप्लेनेशन करें तो ये हमारे साथ एक ब्रॉड टर्म है जिसमें हमारे साथ बहुत सारे दूसरे टर्म्स आ जाते हैं, जैसे कि वायरोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ वायरसेस, वायरसेस के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम वायरोलॉजी कहते हैं। माइकोलॉजी जब फंजाई के बारे में हम स्टडी करते हैं उसको माइकोलॉजी कहते हैं। पैरासाइटोलॉजी पैरासाइट्स के बारे में जब स्टडी करते हैं उसको पैरासाइटोलॉजी कहते हैं। बैक्टीरिया के बारे में स्टडी को बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। इसी तरह से इम्यून सिस्टम के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, इम्यूनोलॉजी कहते हैं। और इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे दूसरे ब्रांचेस हैं जो कि हम माइक्रोबायोलॉजी में क्या करते हैं, सेपरेटली स्टडी करते हैं। Microbiology deals with isolation and identification of infectious agents such as bacteria, viruses, fungi and parasites that causes diseases। इसी तरह से जब हम माइक्रोबायोलॉजी स्टडी कर रहे होते हैं तो माइक्रोबायोलॉजी में हम जितने भी इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं तो सबसे पहले उसको हम अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं, ठीक है, और सेपरेट करने के बाद उसकी हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, जैसे कि बैक्टीरियाज हो गए, वायरसेस हो गए, फंजाई हो गए और पैरासाइट्स हो गए जो कि मुख्तलिफ़ किस्म की डिजीज़ को क्या करती है, काज करती है। स्पेसिमेन सच एज यूरिन, फीसिस एंड स्वाब्स आर एग्जामाइंड टू आइडेंटिफाई पैथोजेंस टू सेलेक्ट अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट। इसके अलावा हमारे साथ स्पेसिमन जो है ये यूज़ किए जाते हैं यूरिन, फीसिस, स्वाब से लेकर, जिसके ज़रिए मुख्तलिफ़ किस्म के जो पैथोजेंस होते हैं उसकी आइडेंटिफिकेशन करके उसके मुताबिक फिर क्या की जाती है, ट्रीटमेंट दी जाती है। तो ये सब हम माइक्रोबायोलॉजी में करते हैं।
इसके बाद हमारे साथ जो अगला टर्म है उसको हम क्या कहते हैं, हीमाटोलॉजी कहते हैं। हीम ये हमारे साथ एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है। हीमा मींस ब्लड एंड लॉजी मींस टू स्टडी। सो हीमाटोलॉजी से मुराद साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम ब्लड के बारे में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, तो इसको हम हीमाटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। सो हीमाटोलॉजी ये फ्रॉम ग्रीक वर्ड हीमा मींस ब्लड एंड लॉजी मींस स्टडी, ठीक है। So hematology is the branch of medical science that is concerned with the study of blood, the blood forming organs and blood diseases. hematology जो है ये असल में हमारे साथ मेडिकल साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम ब्लड से रिलेटेड क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, जिसमें वो ऑर्गन जो को ब्लड को प्रोड्यूस करने में, ब्लड को सिंथेसाइज करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उसको स्टडी करते हैं। इसी तरह से ब्लड से रिलेटेड जितने भी डिजीज़ होते हैं तो उन डिजीज़ के हवाले से हम क्या करते हैं, हेमाटोलॉजी में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। इसके अलावा द लेबॉरेटरी वर्क दैट गोज इन द स्टडी ऑफ ब्लड फ्रीक्वेंटली परफॉर्म बाय अ मेडिकल टेक्नोलॉजीज टू आइडेंटिफाई पैथोजेनिक एजेंट विच काजेज डिजीज़, ठीक है। इस तरह से हमारे साथ जितने भी लेबॉरेटरी वर्क आते हैं तो उन लेबॉरेटरी वर्क में हम क्या करते हैं, ब्लड सैंपल लेते हैं और उस ब्लड सैंपल के ज़रिए हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ़ टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हुए उन पैथोजेनिक एजेंट्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं जिसकी वजह से जो ब्लड बॉर्न डिजीज़ काज हुए होते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, मालूम करते हैं। इसी तरह से फिर जो अगला टर्म हमारे साथ यूज़ होता है पैथोलॉजी पैथोफिजियोलॉजी में, उसको हम इम्यूनोलॉजी कहते हैं। ये भी हमारे साथ दो लफ्ज़ से मिलकर बना हुआ एक वर्ड है। इम्यून मीन इम्यून सिस्टम एंड लॉजी मीन्स टू स्टडी। तो इम्यूनोलॉजी से मुराद जब हम इम्यून सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं तो इसको हम इम्यूनोलॉजी कहते हैं। और ज़ाहिरी बात है जब हम इम्यून सिस्टम को स्टडी करेंगे तो इसमें फिर हमारे साथ टी सेल्स आएंगे, बी सेल्स आएंगे, वाइट ब्लड सेल्स आएंगे, इसी तरह से साइटोटॉक्सिक सेल आएंगे, इसी तरह से हमारे साथ जो टी किलर सेल्स होते हैं, जो बी किलर सेल्स होते हैं, जो हेल्पर सेल्स होते हैं, तो ये सारे जो है हमारे साथ क्या आते हैं, इम्यून सिस्टम में आते हैं और इसी तरह से इसको हम स्टडी करते हैं। सो इम्यूनोलॉजी इट इज़ द ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी दैट कवर द स्टडी ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम इन ऑल ऑर्गेनिज्म। जितने भी हमारे साथ ऑर्गेनिजम्स हैं उन ऑर्गेनिज्म के जो इम्यून सिस्टम के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, इम्यूनोलॉजी कहते हैं। It deals with the physiological functioning of the immune system in states of both health and diseases. Abnormalities may the result of either underactivity मतलब immunodeficiency और overactivity like autoimmunity and allergy or hypersensitivity of immune system. ज़ाहिरी बात है जब हम इम्यूनोलॉजी को स्टडी करेंगे तो इम्यूनोलॉजी में फिर हम इम्यून सिस्टम के जितने भी फिजियोलॉजिकल फंक्शन है उसको हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, दोनों हेल्दी और डिजीज़ कंडीशन में। कि हेल्दी कंडीशन में हमारा इम्यून सिस्टम किस तरह से बिहेव करता है, किस तरह से बर्ताव करता है, और जब हमारे बॉडी में किसी किस्म की एबनॉर्मेलिटी काज हो जाती है, कोई डिज़ीज़ जो है वो काज हो जाती है हमारे बॉडी में, तो ऐसे कंडीशन में फिर इम्यून सिस्टम का जो रद्द अमल होता है वो कैसा होता है। इसके साथ साथ जो एबनॉर्मेलिटीज़ काज होती है जो कि इम्यून सिस्टम की जो हाइपो एक्टिविटीज़ होती है, मतलब इम्यूनोडिफिशिएंसी की वजह से या जो ओवर इम्यून एक्टिविटीज़ होते हैं उसकी वजह से काज होती है, तो उसके हवाले से हम क्या करते हैं, इम्यूनोलॉजी में स्टडी करते हैं। इम्यून सिस्टम इंटरेक्ट विद पैथोजेनिक माइक्रोब। इसी तरह से इम्यून सिस्टम जो है ये जितने भी पैथोजेनिक माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ जो है ये इम्यून सिस्टम का क्या होता है, इंटरेक्शन होता रहता है, ठीक है। और इसी तरह से इम्यून सिस्टम जो है हमारे बॉडी को इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो पैथोजेनिक माइक्रोब होते हैं इससे हमें क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, तहफ़्फ़ुज़ देती है। डियर स्टूडेंट्स, अब आ जाते हैं हेल्थ की तरफ। व्हाट इज़ हेल्थ? 1948 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हेल्थ की जो डिफिनीशन की थी वो कुछ इस तरह से की थी कि हेल्थ जो है ये हमारे साथ इंडिविजुअल का वो स्टेट होता है, लोगों की वो कंडीशन को कहते हैं जिसमें वो मुकम्मल तौर पर फिज़िकली, मेंटली और सोशली वो क्या होते हैं, नॉर्मल होते हैं, ठीक होते हैं। और इसके साथ साथ
इसका ये मतलब नहीं है कि उनमें किसी किस्म की डिजीज़ या इन्फॉर्मिटी नहीं है। तो इस डिफिनीशन को जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 1948 में की थी। इसकी अगर इंग्लिश में मैं आपको डिफिनीशन बताऊं तो इंग्लिश में ये कुछ इस तरह से है कि स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल-बीइंग and not merely the absence of disease and infirmity is called health। सिंपल अल्फाज में इस डिफिनीशन का मतलब ये है कि लोगों की वो कंडीशन जिसमें वो फिज़िकली, मेंटली और सोशली क्या होते हैं, मुकम्मल तौर पर ठीक होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं कि उनमें किसी किस्म की बीमारी या इन्फॉर्मिटी मौजूद नहीं है। हो सकता है कि ऐसे लोग जो कि बीमार हो, ठीक है, जिनको बहुत अरसे से बीमारी है, लेकिन उस बीमारी के बावजूद वो मेंटली तौर पर वो जो है सही काम कर रहे हैं, डिसीजन जो है वो ठीक लेते हैं, माशरती तौर पर वो लोगों के साथ उनके जो ताल्लुकात है वो सही है, और इसी तरह से फिज़िकली वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को भी फिर हम क्या कहेंगे, हेल्दी कहेंगे। ठीक है, तो ये डिफिनीशन जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 1948 में हेल्थ के हवाले से की थी। इसी तरह से डिज़ीज़ की अगर मैं बात करूं तो डिज़ीज़ जो है ये हमारे साथ वो एबनॉर्मल कंडीशन होती है किसी भी बॉडी की, जिसमें क्या होता है, जिसमें हमारे बॉडी के जो फंक्शन होते हैं वो इंटरप्शन का शिकार हो जाते हैं, वो सिसेशन का शिकार हो जाते हैं, मतलब स्टॉप हो जाते हैं, या उसमें डिसऑर्डर आ जाता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी के जो फंक्शन है वो फिर नॉर्मली बिहेव नहीं करते और मुकम्मल तौर पर स्टॉप हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, डिजीज़ कहते हैं। ठीक है, A disease has been defined as an interruption, cessation or disorder of the body system or organ structures that is characterized usually by recognized etiological agents or agents, an identifiable group of signs and symptoms or consistent anatomic अल्ट्रेशन इज कॉल्ड डिजीज़। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि डिज़ीज़ ये हमारे साथ वो एबनॉर्मल कंडीशन होती है जिसमें हमारे बॉडी के जो फंक्शन होते हैं, ठीक है, हमारे जो ऑर्गन्स के स्ट्रक्चर होते हैं, तो उसमें इंटरप्शन काज हो जाती है, उसके फंक्शन जो है वो डिसऑर्डर का शिकार हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में मुख्तलिफ़ किस्म के साइन सिम्पटम जो है वो नमूदार हो जाते हैं, और इस तरह से एक एबनॉर्मल कंडीशन जो है डेवलप्ड हो जाती है, जो कि मुख्तलिफ़ एटियोलॉजिकल एजेंट की वजह से काज हुई होती है। तो इस कंडीशन को हम डिजीज़ कहते हैं। द एस्पेक्ट of disease process include etiology, pathogenesis, morphologic changes, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डायग्नोसिस एंड क्लिनिकल कोर्सेज। इसी तरह से जब हम डिज़ीज़ प्रोसेस को स्टडी करते हैं तो इसमें फिर हमारे साथ एटियोलॉजी भी आ जाती है कि किस वजह से बीमारी काज हुई है। इसी तरह से पैथोजेनेसिस भी इसमें आ जाती है, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, द एबिलिटी ऑफ एन पैथोजन टू काज डिजीज़, मतलब किसी भी पैथोजन की वो सलाहियत जिसमें वो डिज़ीज़ को काज कर सकती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, पैथोजेनेसिस कहते हैं। मॉर्फोलॉजिक चेंजेस से मुराद हमारे जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, या जो फंक्शन होते हैं उसमें चेंजेस आ जाते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, जो साइन सिम्पटम होते हैं वो वाज़ेह हो जाते हैं। इसके अलावा डायग्नोसिस और क्लिनिकल कोर्स, इन सब चीज़ों को हम फिर डिजीज़ प्रोसेस में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। एटियोलॉजी किसे कहते हैं? द वर्ड इज़ डिराइव फ्रॉम द ग्रीक एटियोलॉजिया गिविंग अ रीज़न फॉर। एटियोलॉजिया का क्या मतलब है? एटियोलॉजिया का मतलब गिविंग अ रीज़न फॉर, एक चीज़ के लिए आप वजह तलाश करते हैं, वजह देते हैं, रीज़न देते हैं, तो इसको हम एटियोलॉजिया कहते हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ काजेशन और ओरिजिनेशन। जब डिजीज़ पैदा हो जाती है तो उसके पीछे क्या वजह है, उस वजह के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो इस तरह की स्टडी को हम एटियोलॉजी कहते हैं। इसी तरह से एटियोलॉजी के फिर हमारे साथ टाइप्स है, दो किस्म की एटियोलॉजीज़ होते हैं। एक हमारे साथ जेनेटिकल एटियोलॉजी होती है और एक हमारे साथ एक्वायर्ड एटियोलॉजी होती है। जेनेटिकल इसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि जब क्रोमोसोम में किसी किस्म की एबनॉर्मेलिटी आ जाए, ठीक है, अगर जीन्स की जो सीक्वेंस है उसमें किसी किस्म की डिफेक्ट आ जाए या म्यूटेशन हो जाए, तो इन
चेंजेस की वजह से, क्रोमोसोम में एबनॉर्मेलिटी, जीन्स की सीक्वेंस में चेंजेस आने की वजह से जो डिजीज़ काज होते हैं, तो फिर इस तरह के डिजीज़ को हम जेनेटिकल एटियोलॉजी का नाम देते हैं। मतलब जीन्स में चेंजेस आने की वजह से, क्रोमोसोम में एबनॉर्मेलिटी की वजह से जो डिजीज़ काजेज हुए होते हैं, तो उनको फिर हम जेनेटिकल एटियोलॉजी उसके लिए हम फिर जेनेटिकल एटियोलॉजी का वर्ड यूज़ करते हैं। सही है। सो जेनेटिकल एटियोलॉजी किसे कहते हैं? जेनेटिकल एटियोलॉजी मीन ड्यू टू एबनॉर्मेलिटीज़ ऑफ क्रोमोसोम, कार म्यूटेशन और डिफेक्ट्स इन जीन्स। ठीक है। इसी तरह से एक्वायर्ड विच मे बी काज, एक्वायर्ड से मुराद ये हमारे साथ वो एटियोलॉजी होती है जो कि बायोलॉजिकल एजेंट जैसे कि बैक्टीरिया, वायरसेस की वजह से अगर डिजीज़ काज हो जाए तो उसको हम बायोलॉजिक एजेंट्स कहेंगे। ठीक है। फिज़िकल एजेंट से मुराद अगर कोई एक्सीडेंट हुआ हो या आग की वजह से या रेडिएशन की वजह से डिजीज़ काज हो जाए तो उसको हम फिर फिजियोलॉजिकल एटियोलॉजी में काउंट करेंगे। केमिकल पॉइज़न से मुराद पॉइज़न और अल्कोहल की वजह से अगर काज हो जाए तो उसको हम फिर केमिकल पॉइज़न कहेंगे। न्यूट्रिशनल की डिफिशिएंसी मतलब कमी या ज़्यादती की वजह से अगर कोई डिज़ीज़ काज हो जाए तो उसको फिर हम न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी कहेंगे। एबनॉर्मल इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस और इसके साथ साथ फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स ये हमारे साथ एक्वायर्ड एटियोलॉजी में आते हैं। ठीक है। एमसीक्यूज़ के हवाले से ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आ जाते हैं रिस्क फैक्टर्स की तरफ। रिस्क फैक्टर किसे कहते हैं? रिस्क फैक्टर्स की अगर जनरली मैं आपको बताऊं तो रिस्क फैक्टर से मुराद ऐसे फैक्टर, ऐसी बातें जिनके होने की वजह से आपको ख़तरा हो। ठीक है। आप ख़तरे में पड़ सकते हो, तो ऐसे फैक्टर जिसकी वजह से आप ख़तरे में पड़ सकते हो, आपके ख़तरे में पड़ने के चांसेस हो, तो ऐसे फैक्टर्स को हम क्या कहते हैं? रिस्क फैक्टर्स कहते हैं। ठीक है। सो द मल्टीपल फैक्टर्स दैट प्रीडिस्पोज टू अ पार्टिकुलर डिजीज़ ऑफन आर रेफर टू एज आर रिस्क फैक्टर्स। ठीक है। मतलब ऐसे फैक्टर जो कि अभी काज नहीं हुए होते, लेकिन अगर वो काज हो जाए तो उसकी काज होने की वजह से आपको बीमारी लाहक हो सकती है। तो ऐसे फैक्टर जिसकी वजह से आप ख़तरे में होते हैं किसी बीमारी का सामना करने के लिए, तो ऐसे फैक्टर्स को हम क्या कहते हैं? रिस्क फैक्टर्स कहते हैं। ठीक है। कंजेनिटल कंडीशन की तरफ आ जाते हैं। कंजेनिटल कंडीशन जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है और आपको भी थोड़ा बहुत जो है इसके हवाले से आइडिया होगा। ठीक है। या हो रहा होगा कि कंजेनिटल कंडीशन ये हम उस कंडीशन को कहते हैं जिसमें जब डिलीवरी हो रही होती है, जब बच्चा पैदा हो रहा होता है, तो पैदाइश के दौरान जो एबनॉर्मेलिटीज़ उनमें पैदा होती है, काज होती है, जो एबनॉर्मेलिटीज़ उनमें काज होती है, तो इस तरह की एबनॉर्मेलिटीज़ जो कि पैदाइश के दौरान काज होती है, तो इसको फिर हम कंजेनिटल कंडीशन कहेंगे। ठीक है। या कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज़ या डिजीज़ कहेंगे। तो कंजेनिटल कंडीशंस आर डिफेक्ट दैट आर प्रेजेंट एट बर्थ although they may not be evident until later in life। ठीक है। तो इस तरह के जो कंडीशन होते हैं इसको हम congenital condition कहते हैं। congenital condition may be caused by genetic influences, environmental factors, for example viral infections in the mother, maternal drug uses, irradiation or intrauterine crowding or a combination of genetic and environmental factors। तो जो congenital condition है ये जेनेटिकली भी काज हो सकती है और इन्वायरमेंटल माहौलियाती असरात की वजह से भी ये काज हो सकती है, जिसमें हमारे साथ वायरल इन्फेक्शन का होना। ठीक है। इसी तरह से प्रेगनेंसी के दौरान मदर जो ड्रग यूज़ कर रही होती है तो उस ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट की वजह से ये जो जेनेटल डिफेक्ट है ये काज हो जाती है, जो कंजेनिटल डिफेक्ट है ये काज हो जाती है। इसी तरह से दोनों जेनेटिक और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के मिलाप से भी ये कंजेनिटल कंडीशन काज हो सकते हैं। अब आ जाते हैं पैथोजेनेसिस की तरफ। पैथोजेनेसिस कैसे कहते हैं? पैथो मीन
पैथोजन एंड जीनेसिस मीन टू प्रोड्यूस। और पैथोजेनेसिस से मुराद ये हमारे साथ वो प्रोसेस होता है जिसमें पैथोजेंस क्या करते हैं, जिसमें पैथोजेंस जो है डिज़ीज़ को प्रोड्यूस करने की सलाहियत रखती है, डिज़ीज़ को वो प्रोड्यूस कर सकती है, अपनी जो तादाद है उसको मल्टीप्लाई कर सकती है, उसको बढ़ा सकती है। तो इस एबिलिटी ऑफ पैथोजन को क्या कहते हैं, पैथोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, सो पैथोजेनेसिस इज द सीक्वेंस ऑफ सेलुलर एंड टिश्यू इवेंट दैट टेक्स प्लेस फ्रॉम द टाइम ऑफ इनिशियल कॉन्टैक्ट विद एन एटियोलॉजिकल एजेंट अंटिल द अल्टीमेट एक्सप्रेशन ऑफ अ डिजीज़। ठीक है, पैथोजेनेसिस ये हमारे साथ वो प्रोसेस होता है जिसमें जब एक पैथोजन एक होस्ट के साथ इंटरेक्ट करता है, कांटेक्ट में आता है, तो कांटेक्ट में आने के बाद उसकी जो मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस होती है, तो मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस के स्टार्ट से लेकर उस वक्त तक ये प्रोसेस चालू होता है जब तक उस डिज़ीज़ की जो अलामात है वो वाज़े ना हो, वो एक्सप्रेस ना हो। तो इस प्रोसेस को हम पैथोजेनेसिस कहते हैं। द एबिलिटी ऑफ एन एजेंट टू काज डिजीज़ डिपेंड ऑन इट्स स्पीड ऑफ प्रोडक्शन, एक्सटेंट ऑफ टिश्यू डैमेज एंड प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन इज कॉल्ड पैथोजेनेसिटी। मतलब वही है जो कि स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि किसी भी एजेंट की वो एबिलिटी जिसमें वो किसी भी किस्म के डिजीज़ को काज कर सकती हो, तो इस एबिलिटी को हम क्या कहते हैं, एजेंट की इस एबिलिटी को हम पैथोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, और ज़ाहिरी बात है ये डिपेंड करती है उस एजेंट की जो स्पीड ऑफ प्रोडक्शन है, मतलब कितनी स्पीड में वो अपनी तादाद को बढ़ाती है, किस हद तक वो हमारे टिश्यूज़ को डैमेज करती है, और उसकी जो टॉक्सिन प्रोडक्शन है वो कितनी शिद्दत से हो रही है। तो इन तीन चीज़ों पर ये क्या करती है, ये पैथोजेनेसिस डिपेंड करती है। मॉर्फोलॉजी जैसे कि स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि मॉर्फोलॉजी से मुराद ये है कि सेल्स टिश्यूज़ के जो बुनियादी स्ट्रक्चर है उसके हवाले से जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। मॉर्फोलॉजिक चेंजेस आर कंसर्न विद बोथ द ग्रोथ, एनाटॉमिक एंड माइक्रोस्कोपिक चेंजेस दैट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डिजीज़। ठीक है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन से मुराद ये है कि जब डिज़ीज़ इस हद तक बढ़ जाए कि क्लिनिकली उसके जो साइन सिम्टम है वो वाज़े हो जाए, उसको आप ऑब्ज़र्व कर सकते हो, देख सकते हो, तो इस तरह की जो मैनिफेस्टेशन होती है इसको हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कहते हैं। ठीक है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आर द ऑब्जर्वेबल सिम्टम्स बाय विच अ डिजीज़ में बी डायग्नोज, जिसके ज़रिए हम डिज़ीज़ को डायग्नोज करते हैं। तो इस तरह के जो सिम्टम्स होते हैं इसको हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कहते हैं। इट इज़ हाउ अ डिजीज़ मैनिफेस्ट इटसेल्फ to an observer। ठीक है, sign and symptoms are term used to describe the structure and functional changes that accompany a disease। इसी तरह से sign symptoms ये वो टर्म है जो कि हम यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसके ज़रिए हम किसी भी डिज़ीज़ की वजह से हमारे स्ट्रक्चर और फंक्शन में जो चेंजेस आई हुई होती है उसको हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। A symptom is a subjective complaint that is noted by the person with a disorder, whereas a sign is manifested that is noted by an observer। ठीक है, symptoms ये हमारे साथ वो कंप्लेंट्स होते हैं जो कि पेशेंट हमें बजाते ख़ुद बताते हैं कि मुझे दर्द हो रही है, ठीक है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरी आंखों में दर्द हो रहा है, या मेरे कान में दर्द हो रहा है। तो इस तरह के जो कंप्लेंट्स होते हैं जो कि हमें पेशेंट ख़ुद बताते हैं, ठीक है, हम उनसे पूछते हैं और वो हमें डेटा देते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव कहते हैं। ठीक है, और इसको हम सिम्पटम्स कहते हैं। इसी तरह से जब हम पेशेंट को देखते हैं और पेशेंट के स्किन कलर से हमें पता चलता है, उसके टेम्परेचर को चेक करके हमें पता चलता है, उसकी जो है हार्ट साउंड को सुनते हुए, हार्ट रेट को चेक करते हुए जब हमें पता चलता है, जब हम खुद ऑब्जर्व करते हैं पेशेंट के बताए बगैर, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसके लिए हम फिर साइन का वर्ड यूज़ करते हैं, इसको हम साइन कहते हैं। पेन, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, डिजीनेस एंड सिम्टम्स ऑफ अ डिज़ीज़, ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ डिज़ीज़ के सिम्टम्स होते हैं। जबकि एन एलिवेटेड टेम्परेचर, swollen extremity and changes in pupil size are objective signs that can be observed by someone other than the person with the disease। ठीक है,
डायग्नोस क्या है? अ डायग्नोसिस इज अ डिजिग्नेशन एज द नेचर और काजेज ऑफ अ हेल्थ प्रॉब्लम। डायग्नोसिस ये हमारे साथ एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए जो डिजीज़ काज हुई होती है, जो हेल्थ प्रॉब्लम होती है, तो उस हेल्थ प्रॉब्लम को हम क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं। डायग्नोस्टिक प्रोसेस यूजुअली रिक्वायर्स अ केयरफुल हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। ज़ाहिरी बात है, जब हम डायग्नोसिस प्रोसेस करते हैं तो इसके लिए हम मुकम्मल तौर पर पेशेंट के हेल्थ के हवाले से हिस्ट्री लेते हैं और उनकी मुकम्मल फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, और उस एग्जामिनेशन से हमें जो डेटा मिला हुआ होता है तो उस डेटा को एनालाइज करके उसको इंटरप्रेट करके हम फिर क्या करते हैं? डायग्नोस करते हैं मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स को। द हिस्ट्री इज़ यूज टू ऑब्टेन अ पर्सन अकाउंट of his her symptoms and their progression and the factors that contribute to diagnose. The physical examination is done to observe for sign of altered body structure and फंक्शन। ठीक है, हिस्ट्री जब लेते हैं तो हिस्ट्री में हम अपने क्लाइंट से मुख्तलिफ़ किस्म के क्वेश्चंस करते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों के हवाले से, और फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन में हम बज़ाते ख़ुद हम अपने पेशेंट की जो फ़िज़िकल लुक है उसको हम क्या करते हैं? ऑब्ज़र्व करते हैं, और किसी भी किस्म के जो साइन है उसको हम क्या करते हैं? नोट करते हैं अपने साथ। लेबॉर्ट्री टेस्ट, रेडियोलॉजिक स्टडीज़, कंप्यूटर tomography scan and other tests often used to confirm a diagnosis। ठीक है, इसी तरह से हमारे साथ फिर अगला जो टर्म है उसको हम क्लिनिकल कोर्स कहते हैं। क्लिनिकल कोर्स से क्या मुराद है? क्लिनिकल कोर्स डिस्क्राइब द इवोल्यूशन ऑफ अ डिजीज़। ठीक है, क्लिनिकल कोर्स से मुराद ये है कि जो डिज़ीज़ है तो उस डिज़ीज़ में किस तरह के चेंजेस जो है वो आए हुए हैं। सो अ डिज़ीज़ कैन बी, हमारे साथ डिज़ीज़ जो है एक्यूट डिज़ीज़ भी हो सकता है, सब एक्यूट भी हो सकता है, और क्रॉनिक डिजीज़ भी हो सकते हैं। एक्यूट डिसऑर्डर इज़ वन दैट इज़ रिलेटिवली सेवियर बट सेल्फ लिमिटिंग। एक्यूट डिसऑर्डर्स हम उन डिसऑर्डर्स को कहते हैं जो कि अचानक जो है वो काज होते हैं, और उसका जो टाइम पीरियड होता है वो भी शॉर्ट होता है लेकिन सेवियर होता है। ठीक है, जबकि क्रॉनिक डिसऑर्डर्स या डिजीज़ ये हमारे साथ वो बीमारियां होती है जो कि अचानक एकदम से पैदा नहीं होती, बल्कि उसके पैदा होने में एक बहुत लंबा अरसा गुजरता है, और इसी तरह से जब वो डायग्नोस हो जाती है तो उसका जो टाइम पीरियड होता है वो भी फिर बहुत ज़्यादा क्या होता है? लॉन्ग होता है। ठीक है, जबकि chronic disease can run a continuous course or can present with exacerbation। ठीक है, इसके अलावा जो सब एक्यूट डिजीज़ है तो सब एक्यूट डिजीज़ ये हमारे साथ एक्यूट और क्रॉनिक के दरमियान वाला जो लेवल होता है तो उसको हम सब एक्यूट डिज़ीज़ कहते हैं। ये ना हमारे साथ इतना सेवियर होता है जैसे कि एक्यूट डिज़ीज़ होता है, ना ही इतना हमारे साथ प्रोलॉन्ग होता है जैसे कि क्रॉनिक डिजीज़ में होता है। आउटकम किसे कहते हैं? आउटकम से मुराद रिजल्ट है। सो द कंडीशन ऑफ अ पेशेंट एट द एंड ऑफ थेरेपी और अ डिजीज प्रोसेस इंक्लूडिंग द डिग्री ऑफ वेलनेस एंड द नीड फॉर कंटिन्यूइंग केयर, मेडिकेशन, सपोर्ट, काउंसलिंग और एजुकेशन इस कॉल्ड आउटकम। आउटकम ये हमारे साथ वो कंडीशन होती है जो कि हम पेशेंट के ट्रीटमेंट के बाद हम पेशेंट को जब चेक करते हैं तो उनको हमने जो ट्रीटमेंट दी हुई होती है उस ट्रीटमेंट की वजह से उनकी सेहत पर किस तरह के असरात मुरतब हुए हैं, आया उनकी जो सेहत है उसमें बेहतरी आई हुई है या नहीं, या उनको मज़ीद हमें केयर देने की ज़रूरत है, मेडिसिन जो है उनको जारी रखने की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है, काउंसलिंग की ज़रूरत है, या इनको एजुकेशन की ज़रूरत है। तो ये सब कुछ जो है हम आउटकम को जानने के बाद करते हैं। Basic concept: an infection by pathogen is influenced by several factors। पैथोजन के ज़रिए जो इन्फेक्शन काज होती है तो ये इन्फेक्शन जो काज होती है तो ये मंदजजील बातों पर डिपेंड करती है। सबसे पहली जो फैक्टर है वो है मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन। एक पैथोजन जो है वो किस तरीके से इंटरेक्ट करती है अपने होस्ट के साथ, किस तरह से वो डिजीज़ को काज करती है। सो
Pathogen directly interfere with cellular metabolism, render the cell dysfunctional and damage cells because of the accumulation of pathogenic substances and toxin production. जब पैथोजन हमारे बॉडी में एंटर हो जाता है और एंटर होने के बाद जब ये सेल्स के साथ इंटरेक्शन करता है तो ये सेल पर हमला करके उसकी जो मशीनरी है उसको मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय कर लेती है और इसी तरह से उसमें फिर अपनी मल्टीप्लिकेशन शुरू कर देती है और मल्टीप्लिकेशन शुरू करने के बाद सेल्स के जो फंक्शन है वो ऑलरेडी उसने तबाह किए हुए होते हैं और इस तरह से ये टॉक्सिन और जो पैथोजेनिक सब्सटेंसेस है उसको प्रोड्यूस करते करते डिजीज़ को काज कर देती है। वायरुलेंस किसे कहते हैं? द पोटेंसी ऑफ अ पैथोजन मेजर्स इन टर्म ऑफ द नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ टॉक्सिन रिक्वायर्ड टू किल। वायरुलेंस से मुराद ये है कि पैथोजन की वो पोटेंसी जिसमें कितनी तादाद में उनके लिए जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड होते हैं जिसमें वो होस्ट को मुकम्मल तौर पर किल कर सकती हो। तो इस तादाद को मेजर करने के लिए जो टर्म यूज़ होता है उसको हम वायरुलेंस कहते हैं, जो कि वायरल से निकला हुआ है, जिसका मतलब बहुत ज़्यादा मिकदार में। ठीक है। इम्यूनोजेनिसिटी किसी कहते हैं? पैथोजन की वो एबिलिटी जिसमें वो फिर क्या हो जाते हैं, इम्यूनिटी को इंड्यूस कर लेते हैं और वो फिर बॉडी में मौजूद जो इम्यून डिफेंस सिस्टम होता है उससे अपने आप को महफूज रखता है, उससे अपने आप को छुपा के रखता है और अपनी जो डिजीज़ प्रोसेस को है उसको कंटिन्यू जारी रखते हैं। टॉक्सिजेनिसिटी से मुराद ये है कि पैथोजन की वो एबिलिटी जिसमें वो टॉक्सिन को प्रोड्यूस करते हैं और इतनी मकदार में प्रोड्यूस करते हैं जिससे वो सेल्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उसके फंक्शन जो है ख़त्म हो जाते हैं। इसको हम टॉक्सिजेनिसिटी कहते हैं। सो अ फैक्टर इम्पोर्टेंट इन डिटरमाइनिंग a pathogen's virulence such as hemolysin, leukocidine and other exotoxin and endotoxin। hemolysin जो है ये एरिथ्रोसाइट रेड ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करती है, जबकि ल्यूकोसिडीन जो है ये वाइट ब्लड सेल्स को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। बोथ आर प्रोडक्ट्स ऑफ स्ट्रेप्टोकोकी एंड स्टेफिलोकोकी। और इसी तरह से ल्यूकोसिडीन और जो हमारे साथ हीमोलाइसिन, तो ये दोनों जो है स्ट्रेप्टोकोकी और स्टेफिलोकोकी के क्या है, प्रोडक्ट्स होते हैं, मतलब ये इनको प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह से हमारे साथ पोर्टल ऑफ एंट्री से मुराद वो एरिया, वो जगह जिसके ज़रिए पैथोजन जो है वो क्या होते हैं, होस्ट के बॉडी में एंटर होते हैं और फिर वहाँ पर सेल्स के साथ इंटरेक्शन करके जो डिजीज़ प्रोसेस है उसको कंटिन्यू रखती है। सो द रूट बाय विच अ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म इन्फेक्ट द होस्ट, वो रास्ता जिसके ज़रिए जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो होस्ट को क्या करती है, मुतासिर करती है, तो इसको हम पोर्टल ऑफ एंट्री कहते हैं। जैसे कि डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया, इनहेलेशन, ingestion, bite of an animal or insect, spread of infection is facilitated by the ability of pathogens to spread through lymph and blood in and into tissues and organs where they multiply and cause disease। ठीक है।